नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे बहू ने बूढ़े ससुर का जीना हराम कर दिया तो ससुर ने सिखाया सबक। माया सुबह सुबह अपनी काम वाली भाई पर गुस्से में चिल्ला रही थी। क्या कहा तूने? तुझे छुट्टी चाहिए? अरे तुझे अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। घर के इतने काम रहते हैं, मैं अकेले नहीं कर पाती। अगर तूने अब छुट्टी के लिए बोला तो कहीं और काम देख ले। तभी माया के ससुर किशन लाल जी घर में प्रवेश करते हैं। क्या बाबूजी, अभी अभी तो मैंने सारा घर साफ किया था और अभी अभी आप मिट्टी के पैर लेकर अंदर आ गए। थोड़ी देर और बाहर नहीं रुक सकते थे क्या? माया ने चिल्लाते हुए किशन लाल जी से कहा। वो बहू, बाहर बारिश तेज हो गई थी इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। किशन लाल जी ने मायूस होते हुए कहा, अगर थोड़ी देर और बाहर रुक जाते तो कौन सा आप गल जाते। माया ने मुंह बनाते हुए कहा। माया की बात सुनकर किशन लाल जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते ही सामने दीवार पर लटकी उनकी पत्नी कमला की तस्वीर देखते ही उन्हें कमला की बातें याद आ गई। जब कभी किशन लाल जी सुबह की सैर से लौटकर आते थे तो कमला जी दरवाजे पर उनका इंतजार करते मिलती। क्या आप भी कहाँ रह जाते हैं? इतनी लेट से आए हैं। नाराजगी के स्वर में कमला अक्सर किशन लाल जी को शिकायत करती। अरे भाग्यवान, मैं जानता था कि तुमने अभी अभी घर साफ किया होगा। मेरे आने से फर्श गंदा ना हो जाए इसलिए मैं देर से आया। किशन लाल जी कमला जी को अक्सर यही जवाब देते। अरे तो क्या हुआ, फर्श ही तो गंदा होता ना, मैं दोबारा साफ कर देती, कमला जी कहती और उन्हें चाय की प्याली थमाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगती। देखा कमला, तुम्हारी बहू ने किस तरह से मुझे डांट दिया। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अब जानबूझकर घर देर से आता हूँ, लेकिन आज बारिश बहुत तेज हो गई थी इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। आज मेरी तबीयत भी तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब तुम कुछ बोलो भी। अक्सर किशन लाल जी अपनी पत्नी कमला जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर देर तक तस्वीर से ही बातें किया करते थे। किशन लाल जी अब अपने ही घर में बहुत दुखी रहते थे और अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े होकर बहुत देर तक बातें किया करते थे। अब उनकी सुनने वाला और कोई था भी तो नहीं इस घर में। आज समय वाकई बदल गया था। हमारे बच्चों को अब हमारी ज़रूरत नहीं, अक्सर किशन लाल जी सोचते हुए अतीत में खो गए। किशन लाल जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे। सारा जीवन उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उन्हें अच्छी तालीम देने में बिता दिया, लेकिन जब अपनी संतान की बारी आई तो उन्हें निराश होना पड़ा। एक बहुत पुरानी कहावत है, दीपक तले अंधेरा कभी कभी। ये कहावत किशन लाल जी को अपने ऊपर बिल्कुल उपयुक्त लगती। किशन लाल जी का एक ही बेटा था जिसका नाम था ऋषभ। ना जाने कितनी बार किशन लाल जी की पत्नी कमला उन्हें कहती, सुनो जी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, तो किशन लाल जी मजाक में टाल देते और कहते, तुम भी कौन से जमाने में जीती हो भाग्यवान, आज के टाइम में एक औलाद ही काफ़ी है। शुरू से ही अपने माता पिता का दुलारा ऋषभ पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, मगर उसमें एक बात की कमी थी कि वह जिद्दी बहुत था। इकलौते होने की वजह से किशन लाल जी और कमला जी उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते और उसे बड़े लाड़ प्यार से उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते। अगर ऋषभ किसी भी चीज़ को जिद करता तो उसकी वो जिद जरूर पूरी की जाती। बचपन तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ऋषभ बड़ा होने लगा, कॉलेज जाने लगा, जाने के लायक हुआ, तो यही जिद उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिस वजह से ऋषभ के स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आने लगा।
उसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम लगाव सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब भी कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वह अपनी माँ को ऑर्डर दे देता था। किशन लाल जी और कमला जी दोनों उसके इस रवैये से बहुत आहत होते। कमला, तुम ऋषभ को ज़्यादा पैसे मत दिया करो, अब इसे पैसे की कदर करनी चाहिए। किशन लाल जी कभी कभी कमला को समझाते। आप ठीक कहते हो जी, लेकिन ऋषभ के अलावा हमारा और कौन है? ऋषभ हमारी इकलौती औलाद है, हमारे बाद सब कुछ इसी का तो है। कमला लंबी आह भरकर कहती। खैर, समय बीतता गया और ऋषभ पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक दिन नौकरी की खबर के साथ साथ अपनी और माया की शादी की खबर से किशन लाल जी और उनकी पत्नी कमला दोनों को हैरान कर दिया। माँ बाबूजी, अगले महीने में माया से शादी कर रहा हूँ। ऋषभ ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। माया? कौन माया? कमला जी ने चौंकते हुए ऋषभ से पूछा। माया मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। काफ़ी दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ऋषभ ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। पर बेटा, ऐसे अचानक कैसे? किशन लाल जी ने ऋषभ को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ बोल पाते, ऋषभ ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से में कहा। बस बाबूजी, यह मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने निजी मामले में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। किशन लाल जी को दो टूक जवाब देकर ऋषभ अपने कमरे में चला गया। किशन लाल जी और कमला जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। आज दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। बेटे की जिद के आगे किशन लाल जी और कमला जी की एक ना चली और उन्होंने अपने सारे अरमानों का गला घोंटकर ऋषभ की खुशी को ही अपना लिया। लगभग एक महीने के बाद खूब धूमधाम से ऋषभ और माया की शादी हो गई। अमीर घर की एक लौती बेटी माया भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। देर रात तक पार्टी में जाना, महंगे महंगे क्लबों में मौज मस्ती करना, फैशन के नाम पर बेढंगे कपड़े पहनना उसके शौक थे। शुरू शुरू में तो कमला ने एक दो बार उसे समझाने की कोशिश की। बेटी भले घर की बहू बेटियों को देर रात तक घर के बाहर घूमना शोभा नहीं देता। रात को 2 बजे पार्टी से लौटी माया से कमला ने कहा। माया ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुबह सुबह उसने घर में तमाशा खड़ा कर दिया। किशन लाल जी और कमला को सुनाते हुए उसने ऋषभ से कहा। ऋषभ, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं बाहर जाऊंगी, जब मन करेगा तब लौटूंगी, जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनूंगी। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे कपड़ों के बारे में और घूमने फिरने के बारे में कुछ बोलने की? लेकिन डार्लिंग, हुआ क्या? तुम आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? ऋषभ ने माया से पूछा। माया ने रात वाली बात ऋषभ को बता दी। माया की बात सुनकर ऋषभ सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और कमला जी पर चिल्लाने लगा। क्या मम्मी जी, अगर कल रात देर से घर आ भी गई तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जब मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो आप कौन होती हो उसे भला बुरा कहने वाली? पर बेटा, मैंने तो माया से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कमला ने बेटे से कहा। बस बस रहने दो मम्मी, मैं सब जानता हूँ। आपकी छोटी सोच के बारे में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ। आप हमारी लाइफ हमें अपने ढंग से जीने दें, उसमें ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। किशन लाल जी ने गुस्से में ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए कहा। खैर, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होते हैं,
लेकिन इस घर का सुख चैन तो जैसे ही लंबी यात्रा पर जा चुका था। माया हर रोज किसी न किसी बहाने ऋषभ को उसके माता पिता के खिलाफ भड़का देती और ऋषभ बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता से लड़ने पहुंच जाता। किशन लाल जी न जाने कितनी बार उस पर हाथ उठाना चाहते, न जाने कितनी बार उसे समझाना चाहते, लेकिन हर बार कमला हाथ पैर जोड़कर किशन लाल जी को रोक लेती। वह घर में शांति चाहती थी, इसलिए माया की जली कटी बातों का कभी उल्टा जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती। दिन बीतते गए, सास ससुर पर बहू के जुल्म बढ़ते गए। कमला जी ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली थी। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजरता और किशन लाल जी बस मन महसूस कर रह जाते। इसी बीच माया गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। कमला जी और किशन लाल जी बहुत खुश थे। कमला जी ने नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दी थी। आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कमला जी हर तरह वह माया का पूरा ध्यान रखती। समय समय पर उसे खाना खिलाना पिलाना, आराम करने की नसीहत देना, कुल मिलाकर अपने फर्ज से कमला जी कभी पीछे नहीं हटी। किशन लाल जी को भी लगने लगा था कि शायद नन्हे मेहमान के घर आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनकी बहू बदल जाएगी। लेकिन उनकी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई जब एक दिन हमेशा की तरह ऋषभ ने आकर अपना फैसला सुनाया। मम्मी, माया अपने घर जा रही है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और शायद उसके कुछ समय बाद तक भी वह अपने घर पर ही रहेगी। ऋषभ की बात सुनकर कमला जी हैरान रह गई। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे खानदान में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं भेजते और वैसे भी मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। बेटा, पहले बच्चे का जन्म दादा दादी के घर में होता तो शुभ होता है। कमला जी बोले जा रही थी। मम्मी, यह क्या बोल रही हैं? हम लोग कल निकल रहे हैं। बस यह बताने के लिए ही मैं आपके पास आया था। हमेशा की तरह ऋषभ और माया बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर उनका दिल दुखाकर चले गए। उस दिन कमला जी घंटों तक रोती रही थी। कमला, तुम क्यों बेकार में दिल छोटा करती हो? क्यों रोकर अपनी तबीयत खराब करती हो? अब हमारी औलाद को हमारे होने ना होने में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं। हमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन अब सच पूछो तो हम इन पर बोझ बन गए हैं। किशन लाल जी कमला जी को चुप करते हुए कह रहे थे। आप बिल्कुल सही कहते हो जी। हमने अपनी तरफ से घर की शांति को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी बहू माया को तो हम तब कुछ कहें जब हमारा ऋषभ अपनी जगह सही हो। वह तो फिर भी पराए घर से आई है। ऋषभ तो हमारा खून है, हमारी औलाद है। जब ऋषभ को ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो माया भला हमारा मान सम्मान क्यों करेगी? सिसकते हुए कमला जी ने कहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या फायदा? थोड़ी देर रुककर किशन लाल जी फिर बोले। कमला, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्यों ना हम ये रोज रोज के क्लेश की जिंदगी छोड़कर अलग रहने चले जाए। भगवान की दया से मेरी अच्छी पेंशन भी आई है। दोनों का गुजर भी अच्छे से हो जाएगा। सारी जिंदगी हमने बस ऋषभ की खुशियों के लिए बिता दी, पर अब कुछ समय तो हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। अगर इस कलेश और चिंता के माहौल में रहे तो बहुत जल्दी हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपसे पहले तो भगवान मुझे उठा ले, लेकिन हम अपनी इकलौती औलाद को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? मुझे तो यही चिंता सताती है। नहीं, मुझसे यह नहीं हो पाएगा जी। यह कहकर कमला जी रोने लगी। माया ने एक बहुत प्यारे लड़के को जन्म दिया और कमला जी बहुत खुश हुई। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान से उसकी लंबी उम्र
पुत्र के लिए पूजा अर्चना की और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बुजुर्ग दंपत्ति दिन रात भगवान से यही विनती करते कि माया जल्दी से उनके पोते को लेकर घर आ जाए। आखिर किशन लाल जी और कमला जी का इंतजार खत्म हुआ और माया और ऋषभ अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गए। कमला ने तीनों की आरती उतारी और अपनी झोली माया की तरफ फैला दी ताकि वह अपने पोते को गोद में खिला सके, लेकिन माया बच्चे को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमला और किशन लाल जी ऋषभ और माया को अपने कमरे में जाते हुए देखते रह गए। उस दिन कमला जी को पहली बार हृदयाघात हुआ, लेकिन उसने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। बच्चे का नाम मोनू रखा गया। मोनू मेरा प्यारा मोनू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है। माया ऐसी जानो कितनी लोरी मोनू को सुनाती, उसको लाड़ करती, लेकिन जब भी कभी कमला बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती वो उसे उठाकर अपने कमरे में चली जाती। बेटे बहू द्वारा यह उपेक्षा कमला जी से बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी अपना पोता खिलाने की इच्छा मन की मन में ही रह गई। एक दिन माया नहाने के लिए गई हुई थी। ऋषभ भी घर पर नहीं था। किशन लाल जी बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कमला घर में पूजा अर्चना कर रही थी कि तभी कमला जी के कानों में उनके पोते मोनू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोनू बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो कमला जी ने अनसुना कर दिया कि शायद माया वहीं पर होगी और मोनू को संभाल लेगी, लेकिन जब मोनू का रोना बंद नहीं हुआ तो वह सब कुछ छोड़कर ऋषभ के कमरे की ओर भागी और कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मोनू बिस्तर से गिरने वाला था। कमला जी ने भागकर मोनू को अपनी गोद में उठा लिया और उसके लाड करने लगी। तभी उनकी बहू माया कमरे में आई और उसने कमला जी की गोद से बच्चा छीन लिया और ऊंची आवाज में अनाप शनाप कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आप फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए और आइंदा कभी मेरे बच्चे को छूने की भी कोशिश मत करना। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मोनू बिस्तर से गिरने वाला था। अगर मैंने सही समय पर आकर उसे नहीं उठाया होता तो उसे चोट लग जाती। कमला बहू के ऐसे कटु वचन सुनकर सन रह गई। माया ने कहा, झूठ बोलती हैं आप। आपने जानबूझकर मुन्ने को रुलाया ताकि आप उसे उठाकर अपने कमरे में ले जा सके, और वैसे भी आपको बच्चे पालने आते भी हैं कि कहीं बच्चे को कैसे पाला जाता है। माया गुस्से में अनाप शनाप कहे जा रही थी। माया की आवाज़ सुनकर किशन लाल जी भी अंदर आ गए। तब तक ऋषभ भी आ गया था। उसने बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ समझे हमेशा की तरह अपनी माँ को ही आरोपी ठहरा दिया। मम्मी, आप हमें शांति से रहने देंगी या नहीं? आप क्यों मेरे बसी बसाए घर में आग लगा रही हो? ऋषभ अपनी माँ पर चिल्लाया। अरे बेटा, सुनो तो सही। मैं तो इससे पहले कि कमला आगे कुछ बोल पाती, किशन लाल जी गुस्से में बोले, बस कमला, बस, अब और सफाई नहीं। इन लोगों को अब शर्म या इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और बहू, जिस औरत से तुम इतनी जुबान लड़ा रही हो, यह मत भूलो कि इसी औरत ने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी औरत की बदौलत तुम आज यहाँ खड़ी हो। किशन लाल जी कहे जा रहे थे। कमला सुन रही थी कि तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गई और बेहोश हो गई। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। किशन लाल जी अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। उनके कानों में कमला जी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने एम्बुलेंस में एक बार होश आने पर कहे थे, देखो जी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब आपको ही सब संभालना है। अपने रास्ते से भटकी हुई औलाद को वापस सही रास्ते पर लाना आपका काम है। मैं आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। अब औलाद को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब
हमारा पोता आपकी गोद में खेलेगा। यह कहकर कमला इस दुनिया को अलविदा कह गई। बाबूजी अब क्या कमरे में ही आराम फरमाते रहेंगे? बाजार से सब्जी नहीं लाएंगे क्या? माया ने जोर से आवाज लगाई। माया की कर्कश आवाज सुनकर किशन लाल जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें कान से पकड़कर नींद से उठा दिया हो। किशन लाल जी अपने कमरे से बाहर आए तो माया ने सामान की लिस्ट और थैला किशन लाल जी के हाथ में थमा दिया। जल्दी घर लौट आना, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। मुंह बनाते हुए माया ने किशन लाल जी से कहा। किशन लाल जी बिना कुछ बोले बाजार से सब्जियां और अन्य सामान लेने चले गए। अब तो कमला के जाने के बाद किशन लाल जी की यही दिनचर्या रह गई थी। सुबह 2 घंटा पार्क में टहलना, घर के लिए बाजार से सब्जियां और राशन लाना, मुन्ने को स्कूल से लाना और शाम को उसे बाहर घुमा कर लाना। देखो जी, ये तुम्हारे पिताजी सारा दिन कुछ काम नहीं करते, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। मुझे तो घर के काम से, मुन्ने से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती। अपने बाबूजी को बोलो ना कि कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले। एक दिन किशन लाल जी ने माया को ऋषभ से यह सब कहते हुए सुना। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, मैं बाबूजी से बात करूंगा। ऋषभ ने अगले दिन किशन लाल जी से कहा, बाबूजी, मम्मी के जाने के बाद आपका सारा दिन कैसे बीतता होगा? क्यों ना आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी सारी जिंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ बटोरने में लगा दी और आज तुम मुझे घर में देखकर भी खुश नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, बाजार से सब्जी राशन लाता हूँ, मुन्ने को स्कूल से लाता हूँ और भगवान की दया से मुझे इतनी पेंशन तो मिलती ही है कि मैं अपना पेट आराम से भर सकूं। ये कहकर किशन लाल जी अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद ऋषभ और माया घर में एक बड़ी पार्टी रखते हैं, इसलिए ऋषभ ने अपने पिता किशन लाल जी से कहा, बाबूजी, मैं और माया यह सोच रहे थे कि क्यों ना आप नीचे गैराज में शिफ्ट हो जाएं। हमने बहुत सारे मेहमानों को निमंत्रण भेजा है, वह सभी बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं, आप उनसे मेल नहीं बैठा पाएंगे, इसलिए आप अपना सामान नीचे गैराज में रख लें। वैसे भी आपका आधे से ज़्यादा दिन तो घर के बाहर पार्क में ही गुजरता है। ऋषभ की बातें सुनकर किशन लाल जी बिना कुछ बोले पार्क में चले गए। उस दिन वो शाम तक पार्क में ही बैठे रहे। उन्हें बार बार कमला की याद आ रही थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था। उन्हें अपने बिल्कुल सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। ये औरत कोई और नहीं कमला थी। कमला उनके पास आई और उन्होंने किशन लाल जी के कान में कहा, अब मेरी वजह से आपको और बेइज्जती सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे हमारी कदर नहीं कर सकते, हमें मान सम्मान नहीं दे सकते, तो घुट घुट कर रहने से अच्छा उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेने में ही भलाई है। जब वह अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो हमारी ज़िंदगी को भी नरक बनाने का हक उन्हें किसने दिया? अब समय आ गया है कि आप बच्चों को सबक सिखाओ। उनके किए की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। वो उनकी बातें सुनते जा रहे थे। माता पिता भाई बहन, रिश्ते की समझ तो उन्हें होनी ही चाहिए, रिश्तों को अहमियत तो उन्हें समझनी ही पड़ेगी। यह कहकर कमला किशन लाल जी को आंखों से ओझल हो गई। किशन लाल जी कमला की बात समझ चुके थे। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए एक योजना बना डाली। इस घटना के एक हफ्ते बाद किशन
लाल जी ने अपने बेटे बहू ऋषभ और माया को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में 1 हफ्ते की मलेशिया टूर की टिकट थमाते हुए कहा, बच्चों, हम बूढ़े माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी जिंदगी पर अपना अधिकार समझा, तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी की। लेकिन आज से तुम आज़ाद हो। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जाओ, मेरी तरफ से 1 हफ्ते मलेशिया घूम कर आओ। ये कहकर किशन लाल जी अपने कमरे में चले गए। यह तुम्हारे बाबूजी को अचानक क्या हो गया है? माया ने हैरानी से ऋषभ से पूछा। अरे डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? बाबूजी को कुछ हुआ हो या नहीं, हमें इससे क्या, हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना। इससे पहले बाबूजी फिर से अपना मन बदले, जल्दी जल्दी सामान पैक करो और चलने की तैयारी करो, ऋषभ ने हंसते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर माया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों की हंसने की आवाज़ किशन लाल जी के कमरे तक आ रही थी। ऋषभ और माया हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर किशन लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक जो हो रहा था। दोनों खुशी खुशी मलेशिया घूमने चले गए। उनके जाने के बाद किशन लाल जी ने भी अपनी योजना के अनुसार जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। 1 हफ्ते बाद ऋषभ और माया घर वापस आए। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने घर के दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें लगा शायद किशन लाल जी सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारे बाबूजी कितने लापरवाह हो गए हैं, आराम से सो रहे हैं। हम 1 हफ्ते घर से बाहर क्या गए, उन्हें हराम का खाने की आदत हो गई है। जरा उनके मोबाइल पर ट्राई करो। माया बड़बड़ाए जा रही थी। ऋषभ को भी अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऋषभ ने माया के कहने पर किशन लाल जी के मोबाइल पर ट्राई किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। काफ़ी देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बाद एक अनजान आदमी ने घर का दरवाज़ा खोला। एक अनजान को अपने घर में देखकर दोनों आग बबूला हो गए। उन्होंने आप देखा न ताव उस अजनबी को अनाप शनाप पकना शुरू कर दिया और घर के अंदर जाने लगे, लेकिन वह आदमी रास्ते में ही अड़ गया और उन्हें कहता है, मिस्टर, कहाँ घुसे जा रहे हो? यह घर मेरा है और यह क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूंगा। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा घर? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यह घर हमारा है और मेरे बाबूजी कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। ऋषभ ने भी गुस्से में कहा, कौन से बाबूजी को बुलाऊं? यहाँ कोई बाबूजी नहीं रहते, यहाँ बस मैं और मेरा परिवार रहते हैं, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। दोनों का शोर सुनकर चौकीदार भी वहाँ आ गया। उसे देखते ही ऋषभ ने कहा, चौकीदार भैया, यह घर हमारा है ना? बताओ जरा इस पागल आदमी को। यह पागल आदमी इस घर को अपना घर बता रहा है। नहीं साहब, यह घर अब आपका घर नहीं है। इन साहब ने यह घर आपके बाबूजी से खरीद लिया है। अब इस घर के मालिक आप नहीं हैं। यह चौकीदार ने कहा, क्या बकते हो? तुमने दिन में भी पी रखी है क्या? मेरे बाबूजी कहाँ हैं? ऋषभ का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वह बार बार किशन लाल जी को फ़ोन लगाए जा रहा था, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। काफ़ी देर परेशान होने के बाद वह दोनों बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए और रोने लगे कि आखिर क्या किया जाए। मेरे बाबूजी का फ़ोन भी बंद जा रहा है। अगर आपके
पास उनका कोई पता हो तो आप मुझे दे दीजिए प्लीज़। तब चौकीदार ने कहा, साहब आपके जाने के बाद बड़े साहब ने यह घर बेच दिया और ये सुनने में आया है कि उन्होंने एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया है और शायद एक अनाथ को भी अपना लिया है जो दिन रात उनकी सेवा करता है। जाने से पहले मुझे कहकर गए थे कि जब भी आप वापस आएं आपकी बात उनसे करा दी जाए। फिर चौकीदार ने अपने मोबाइल से किशन लाल जी को फ़ोन लगाया। फ़ोन मिलने के बाद उन्होंने फ़ोन ऋषभ को दे दिया। लो बाबूजी, यह क्या पागलपन है? इस वक्त आप कहाँ हैं और यह कैसा बेहुदा मजाक है? बुढ़ापे में आपने ये क्या किया है और ये मकान आप कैसे बेच सकते हैं? गुस्से में ऋषभ किशन लाल जी पर चिल्लाए जा रहा था। ऋषभ की बात सुनकर किशन लाल जी ने शांत स्वभाव से कहा, मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो और ये मकान मेरे खून पसीने की कमाई का था। मैं इसका जो चाहे वो करूं। तुम होते कौन हो यह पूछने वाले? थोड़ी देर रुक कर किशन लाल जी ने कहा, 5 मिनट वहीं रुको। और 5 मिनट के बाद एक सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी गाड़ी ऋषभ के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी में से किशन लाल जी सफ़ेद सूट में बाहर निकले। अपने बाबूजी का यह रूप देखकर ऋषभ और माया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगभग नींद से जागते हुए किशन लाल जी बोले, यह लो तुम्हारे फ्लैट की चाबी। तुम मेरी पत्नी की कोख से पैदा हुए हो, इसलिए तुम पर एक एहसान करता हूँ कि तुम्हारे फ्लैट का 1 साल का किराया मैंने दे दिया है। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह कहकर किशन लाल जी वहाँ से चले गए। ऋषभ और माया दोनों दूर जाती हुई गाड़ी को देखते रह गए। उन्होंने जो जो किशन लाल जी और कमला जी के साथ किया था वह सिनेमा के चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। उनके पिता ने उन्हें ऐसा सबक दिया था जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। चौकीदार पीछे खड़ा खड़ा सब तमाशा देख रहा था। किशन लाल जी के जाने के बाद वह ऋषभ के पास आया और बोला, एक बात बोलूं साहब जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप और मैम साहब हैं। मैंने कई घंटों साहब जी को पार्क में अकेले में रोते देखा है। अपने पोते को खिलाने के लिए, उसे गोद में उठाने के लिए मैंने आपकी माताजी को तड़पते देखा है। जो कुछ भी बड़े साहब जी ने आपके साथ किया वह बिल्कुल सही किया। आज आपके पास भी एक बेटा है और अगर कल को आपका बेटा और उसकी बहू भी आपके साथ वही बर्ताव करें जो आपने अपने माता पिता के साथ किया, तब आप क्या करेंगे? सारी उम्र बच्चों के लिए जीने वाले माता पिता का जीवन वही बच्चे बड़े होकर छीन लेते हैं। छी, कितनी शर्म की बात है। ये कहकर चौकीदार वहाँ से चला गया और ऋषभ और माया की नज़रें हमेशा के लिए नीचे झुक गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन जैसी मतलबी औलाद के लिए ऐसा सबक मिलना जरूरी था। आज ऋषभ और माया दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, बच्चे माँ बाप के प्यार को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। बच्चों को प्यार देना, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना माँ बाप का फ़र्ज है। वह किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो क्या बच्चों का फ़र्ज नहीं है कि बुढ़ापे में माँ बाप को सम्मान दे, उनकी इज्जत करे और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखे। जब बच्चे माँ बाप की बात बात पर अपमानित करने लगे तो उन्हें भी बच्चों का मुंह छोड़कर इस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों को भी यह सबक मिल सके कि माँ बाप सिर्फ उन्हें लाड़ दुलार ही नहीं दे सकते, उन्हें जिंदगी भर का सबक भी सिखा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।